वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार। हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में क्या क्या अंतर है ना। तो मैं यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बारे में अंतर आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पर अंतर देखिए कि मैं कितने अंतर आपको बताऊंगा। 12 अंतर बताऊंगा यहाँ पर। ओके, तो डैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बारे में काफ़ी ये सब अंतर मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में क्या क्या अंतर है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, जो काफ़ी जो मूल्यवान बातें हैं जो अंतर स्पष्ट हुई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमें लगा, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको बताऊँ कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में क्या क्या अंतर है। ओके, तो चलिए इसी कलर को रखते हैं, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पर चलती है बाबू? साइटोप्लाज्म में, पहला अंतर है। जबकि क्रेब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ये सब कहाँ चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तो क्रेब साइकिल के बारे में पूछा है ना। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा लीनियर चलती है, इसीलिए लीनियर पाथवे, और ये पूरा का पूरा साइक्लिक चलती है, पूरा मूविंग चलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? साइक्लिक पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है, रिस्पिरेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला जो आपको कौन सा स्टेप चलता है कॉमन पाथवे का? ग्लाइकोलाइसिस चलती है, इसलिए इसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट स्टेप रिस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेट इज फर्स्ट स्टेप रिस्पिरेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। ग्लाइकोलाइसिस को फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन भी कहा जाता है, जहाँ पर क्या होती है? ग्लूकोज ब्रेक होती है आपको पायरुवेट में। ओके, अब है क्रेब साइकिल में आखिर क्या होती है? तीसरा अंतर में हम लोग देख रहे हैं कि क्रेब साइकिल जो है सेकेंड स्टेप इन रिस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो चलती है प्रोसेस, वो लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल होती है। क्रेब साइकिल में ही हम लोग इंटरमीडिएट रिएक्शंस पढ़ते हैं, यानी कि गेटवे रिएक्शंस के रूप में लिंक रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद ही आप क्रेब साइकिल चलती है। तो लिंक रिएक्शन के बाद चलती है, लेकिन जनरली हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल ही कहते हैं, है ना। तो डेट इज सेकेंड स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन क्या कहलाती है? क्रेब साइकिल कहलाती है, जहाँ पर आपको डेट इज है स्टाइल ग्रुप आपको क्या होते हैं? तोड़े जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं, है ना। एक भी कार्बन नहीं बचता, पूरा का पूरा एनर्जी में चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर के रूप में। और जो रिड्यूसिंग पावर बनते हैं वो भी एनर्जी के रूप में ईटीएस में लास्टली जा करके टूट जाते हैं। अब चौथा अंतर ये है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशंस कॉमन पाथवे में भी होते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशंस में भी होते हैं, जो आपको लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं। जबकि क्रेब साइकिल सिर्फ और सिर्फ फॉलो कहाँ होते हैं? दैट इज एरोबिक रिस्पिरेशंस में फॉलो होते हैं। अब पाँचवीं देखनी है कि ये जो है पाँचवा जो हम लोग अगर देखते हैं, दैट इज अंतर देखते हैं, काफ़ी लाजवाब है ना। तो इसमें जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड किया जाता है। डिग्रेड मतलब समझते हो? डिग्रेड का मतलब तोड़ना, डिग्रेड का मतलब और काफ़ी विखंडित कर देना, है ना। जैसे कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल सड़ता है तो सोचो कि छोटा छोटा होता है ना, और सिंपल होता है। तो इसलिए ग्लूकोज का जब डिग्रेड किया जाएगा तो ये किस में चेंज होता है? ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुवेट में। जबकि ये पायरुवेट जो है किस में आपको बदल जाता है? डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में, ये सब में बदल जाते हैं। अब है हम लोग दूसरी बात करते हैं। छठा अंतर ये है जी कि छठा अंतर में क्या है? चलिए, छठा अंतर हम लोग दूसरे कलर्स को लेकर के चलते हैं। ओके, तो दूसरे कलर मैं यहाँ पर ले लिया। ओके, तो अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है? छठा अंतर है, ये कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बनता है। बनता नहीं है, बल्कि कंज्यूम कितना होता है। कंज्यूमिंग मतलब कि हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था और उसके बाद आइसोमेरेशन जब हुआ था, आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था, तो वहाँ पर एक एटीपी बना था। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में पूरा का पूरा 2 एटीपी बने थे, जनरेट हुए थे। ओके, तो ये जो है आपको इनिशियल फॉस्फोरिलेशन कहलाया था, है ना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का। जबकि आपको क्रेब साइकिल में कोई भी एटीपी का कंज्यूम नहीं होता है ना। अब सेवन्थ नंबर है, तो सेवन्थ नंबर डैट इज़ हम लोग ये डिफरेंस है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने आपको एटीपी मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं पूरी तरीके से, कितने बनते हैं? तो 4 एटीपी, जिसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ एटीपी बनती है तो वहाँ सबस्ट्रेट लेवल या डायरेक्ट लेवल फॉस्फोरिलेशन कही जाती है, यानी कि फॉस्फोरस बना। इसमें एटीपी में फॉस्फोरस होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप जानते हो पूरी फुल फॉर्म होता है। सेवन्थ नंबर है, कह रहा है कि
यही क्रेब साइकिल का अंतर ये है। चलो मैं हटा दूँ। सेवन्थ नंबर कह रहा है कि क्रेब साइकिल में क्या होता है, दो एसिटाइल आपको छूट जाते हैं और वहाँ पर उससे क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं, एटीपी या तो जीटीपी बनते हैं। ओके। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। एक एटीपी बनते हैं और एक क्रेब साइकिल में, दो क्रेब साइकिल में पूरा का पूरा एसिटाइल से दो एटीपी जनरेट होते हैं। ओके, यानी कि दो क्रेब साइकिल में दो एटीपी बनते हैं टू एसिटाइल से। अब 8वीं नंबर ये है, हम लोग को 8वीं नंबर पढ़नी है। चलिए 8वीं नंबर, 9वीं नंबर और 10वीं नंबर हम लोग को पढ़नी है। क्या अंतर है, क्या डिस्टेंस, क्या आपको दोनों में काफ़ी दूरियां हैं, काफ़ी डिफरेंसेस है जो हमें ध्यान देने वाली बात है। तो 8वां है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में अंतर। 8वां देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं दोनों में अंतर क्या है ना। दोनों मेल नहीं खाया तभी अंतर कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो नेट गेन है तो क्या है, 2 NADH2 तैयार होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रोकन डाउन। तो यहाँ पर 2 ATP और 2 NADP तैयार होते हैं। NADH2 कितना तैयार होते हैं, 2, और ATP भी कितना होते हैं आपको, ATP कितना तैयार होते हैं। तो ATP भी आपको है, डेट इज़ ATP भी आपको डेट इज़ 2, ATP भी कितने आपको 2 बनते हैं। तो यहाँ पर ये है। अब क्रेब साइकिल की ओर बढ़ते हैं। तो क्रेब साइकिल में क्या होते हैं, NADH2 कितने बनते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर के रूप में आपको 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, डेट इज 6 NADH2 आपको बन जाते हैं। FADH2 कितने बनते हैं, तो 2 बनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। और जो है प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए बनते हैं तो 3 NADH2 बनते हैं और 1 FADH2 बनता है। तो यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए आपको दिया हुआ है। आप लोग क्रेब साइकिल में पढ़े होगे, मैं बताया हूँ। नहीं पढ़े हो तो आप वीडियोज़ में जा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होकर के ऐसा बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 लिबरेट होकर के आपको ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ 2 पायरुवेट। तो देखिए 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं और एक NADH2 आपको तो बनता है लिंक रिएक्शन में, जिसके बारे में दिया हुआ है। तो 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो 2 NADH2 बनता है। इसी के बारे में आपको बताई हुई है कि लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। 2 NADH2 आपको बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब बनना, लिबरेटेड का मतलब बन करके तैयार होना, है ना। कन्वर्सन ऑफ 2 पायरुवेट्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम से बनते हैं। 2 पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। अब 9वीं अंतर ये है, चलिए 9वीं अंतर ये है कि इसमें पूरा का पूरा नेट गेन जो है, नेट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितना होता है, 8 ATP होता है। जबकि हम लोग अगर देखते हैं कि आपको क्रेब साइकिल में कितना होता है, तो पूरा का पूरा 10 तो आपको क्या होते हैं, NADH 10 जो है होते हैं आपको NADH होते हैं। तो डैट इज़ कितना, सबसे पहले 10 तो NADH2 नहीं होते, 3 गुना 6, 6 18, 18 NADH2, 2 FADH, तो 2 दूना 4, तो 2 2 जा 4, तो 18 + 4 + 2 ATP, तो कितना हो भाई, 4 2 6, 6 और 18 कितना 24 ATP आपको तैयार होते हैं। कहाँ भाई, क्रेब साइकिल में आपको नेट गेन एनर्जी वहाँ 24 ATP होता है। 6 molecules of ATP can produce from 2 NADH2 from during dehydrogenation of the 2 pyruvates। इस तरीके से आपको 2 NADH2 और आपको जनरेट होते हैं पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं तब। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 2 NADH2। 2 NADH2 से कितना ATP बनते हैं, तो ये NADH2 से कितना सोचो कि 1 NADH2 = 3 ATP होता है, तो 2 NADH2 से कितना होगा, 2 NADH2 से 6 ATP ही बनेंगे। तो ड्यूरिंग डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 पायरुवेट, जब पायरुवेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है लिंक रिएक्शन में तब।
ये लिंक रिएक्शन की बातें कर रही है ना। लिंक रिएक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये क्रेब साइकिल में बना है ना, ये लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन भी क्रेब साइकिल में ही पढ़नी पड़ती है ना। आपके कंटेंट में दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रेब साइकिल में जो बना था आपका कितना था, 24 था। ओके, अगर लिंक रिएक्शन को लोगे तो वहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 28 हो जाएगा। और 28 और 8 कितना होता है भाई, आप जानते हो 36 होता है। ओके, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10th नंबर है, अंतर है 10th नंबर अंतर है कि ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। और सबसे बेस्ट अंतर है, बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी अंतर है, ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही नहीं है। पूछा कि क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में सबसे मेन अंतर, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। और यहाँ पर जो है आपको डेट इज़ क्रेब साइकिल में, लिंक रिएक्शन में, ये सब जितने भी क्रेब साइकिल इसमें क्या होते हैं, CO2 बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व मतलब विकसित होते हैं, यानी कि बनते हैं। अब है 11th नंबर। तो 11th नंबर बताने के पहले मैं बता दूँ, जिन्हें अच्छी लग रही होगी, जो देख रहे होंगे है ना, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। तो जो डाउट है वो पूछे, मैं बताऊँगा। तो 11th नंबर है, 11th नंबर है। 11th में देखिए कह रहा है कि अब जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जानते हो, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब डायरेक्ट आपको क्या बन जाना, NADH से आपको ATP बन जाना है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर जो प्रक्रिया है, यहाँ पर ये सीधा का सीधा कनेक्टेड नहीं होता, सीधा का सीधा ETS से कनेक्टेड नहीं होता है आपको। ओके, लेकिन ये जो है आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि डेट इज़ ETS से कनेक्ट होता है, वहीं पर ये प्रोसेस होती है। तो ये पूरा का पूरा वहाँ पर कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये दिया हुआ है कि ये आपको क्या होता है भाई, ये क्रेब साइकिल जो है कनेक्टेड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो वहाँ पर NADH2 आपको ATP में बदल जाती है। जितने भी रिड्यूसिंग पावर होते हैं, NADH2 होते हैं, FADH2 होते हैं, जो भी होते हैं, जो पहले मैं बताया था NADH और FADH जो बने थे वो बदल जाते हैं किस में, आपको डेट इज़ आपको ATP में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ATP में बदल जाते हैं। ओके, और लास्ट जो अंतर है आपको कंटेंट में जो दिया गया है, चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन जो होती है ज़रूरत नहीं होती है, नीड्स नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी आपको ऑक्सीजन की नीड्स नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। और क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन नीड्स होती है, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि लास्ट में ETS में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तभी आपको रिड्यूसिंग पावर आपको ATP में इंटर चेंज होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने 12 अंतर 12 डिफरेंस आपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में पढ़ी है ना। तो लेट्स हम लोग आगे मिलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे में हम लोग मिलेंगे और ETS में मिलेंगे। तो अगले नए वीडियोज़ को लेकर आएंगे, हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।